राधे राधे। एपिसोड 37। सीओ's वाइफ। अनिल जी अपने भावहीन चेहरे के साथ यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? यक्षित ने एक नज़र अनिल जी की तरफ देखते और आहिस्ते से हाँ में सिर हिलाया। अनिल जी यक्षित के बगल में बैठ गए और उसकी तरफ देखते हुए बोले, कैसा महसूस कर रहे हो? अनिल जी यक्षित को देखकर ही समझ गए थे कि वह इस वक्त क्या सोच रहा है, किस दर्द से गुजर रहा है। अब आगे। आज ही के दिन यक्षित की मॉम मालविका जी और उसकी बहन युविका का मर्डर हुआ था। हर साल आज के दिन ना चाहते हुए भी यक्षित के जहन में उस दिन की काली यादें ताज़ा हो जाती थी। उन पलों को वो याद करते हुए उनके दिल में एक दर्द सा उठने लगता था। यक्षित अपनी भावीन आँखों से अनिल जी की तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस पिता ने सालों पहले उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था, वो अचानक उनसे उस खोए हुए बेटे से मिलने की बातें क्यों कर रहे थे। रजावत इंडस्ट्रीज़ कंपनी में एक बड़े से हॉल में सभी एम्प्लॉयज़ बैठे थे। सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स और मिस्टर रजावत की पीए मिस शिवानी सामने की तरफ लगे चेयर्स पर बैठे हुए थी। इन मैनेजर्स में दृष्टि भी थी, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैनेजर थी। उसके बगल में समर बैठा हुआ था। उसके साथ बाकी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर भी शामिल थे। सबको यह इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि आज कंपनी के सीईओ मिस्टर गौतम रजावत रिटायरमेंट लेने वाले हैं और अपनी कंपनी अपने बेटे को सौंपने वाले हैं। इसलिए आज सबकी आंखें नम थी, क्योंकि आज तक मिस्टर रजावत ने बहुत अच्छे से कंपनी को संभाली थी। कंपनी की हर चीज़ से लेकर सारे स्टाफ्स का भी एक अच्छे से लीडर की तरह गाइड किया था। वे मिस्टर रजावत की गाइडेंस में फैमिली के एक मेंबर की तरह थे। सभी एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स मिस्टर गौतम की इस ग्रेट लेगेसी को बहुत मिस करने वाले थे। मिस्टर गौतम स्टेज पर आए और माइक पर लेकर बोलने लगे, स्टार्ट करिए। माय डियर एम्प्लॉयज़, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मैं अपनी कंपनी से रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। वह लंबा वक्त आप लोगों के साथ कैसे बीता पता ही नहीं चला। इस जर्नी में आप सबने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप सबको लीड कर सकूं। सो थैंक यू फॉर दैट। एज यू सी, अपनी मेहनत से बनाई इस कंपनी से आप जैसे डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ से फेयरवेल ले पाना, इट्स अ बिट इमोशनल फॉर मी। मिस्टर रजावत की इमोशनल स्पीच सुनकर बहुत की आंखों नम हो गई, क्योंकि वे आज अपने फेवरेट बॉस को अलविदा जो कहने वाले थे। मिस्टर रजावत ने अपनी बातें जारी रखी। रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस कंपनी को अलविदा कर रहा हूँ। मैं बीच बीच में आप सबसे मिलने के लिए आता रहूँगा। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह का प्यार और ट्रस्ट मुझ पर बनाया, ठीक उसी तरह आप मेरे बेटे यानी अपने नए बॉस को भी करें। वो सीट माय सन, सो स्वीट माय सन एंड योर यू न्यू बॉस मिस्टर अनय सिंह रजावत। पूरा हॉल तालियों से जोर जोर की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दृष्टि, जो कब से कुछ सोचने में गुम थी, जब उसने अपने कानों में अनय सिंह रजावत नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। वह अपनी शॉक्ड आँखों से सामने की तरफ देखती है तो उसे चक्कर जैसा महसूस होता है, क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि अनय था। वही अनय जिसके साथ वह बदतमीजियाँ कर चुकी थी और आगे भी करने का प्लान बना रही थी। उसे अपना जूनियर समझने की गलती कर अनय ने एक नज़र अपने सारे एम्प्लॉयज़ पर डाली। उसकी आंखें तो दृष्टि का चेहरा देखने के लिए बेकरार थीं। जैसे ही उसकी नज़र दृष्टि पे एक्सप्रेशन पर पड़ी तो वह मन ही मन जोर जोर से हंसने लगा। अब उसे कंफर्म हो गया था कि दृष्टि उसके ही ऑफिस में काम करती है, और तो और वह फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैनेजर भी है। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, क्या बात है मिस दृष्टि मेहता, ये चटर बॉक्स तो मेरी ही एम्प्लॉय निकली। अब तो बहुत मज़ा आने वाला है काम करने में। ये सोचते हुए वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। दृष्टि अनय की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, ओह गॉड, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस कॉफ़ी शॉप वाले लड़के से मैं पंगा ले लूँगी
वो मेरा बॉस निकलेगा। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ सेव मी फ्रॉम हिम। मुझे पता है ये अब मुझे नहीं छोड़ने वाला। दृष्टि, तुझे बहुत शौक था ना अपनी कब्र खोदने का, अब भुगत। अब तो पक्का ये तुझे जॉब से निकाल देगा। ओ गॉड, क्या करूँगी मैं, कहाँ जाऊँगी? मैं तो अभी दूसरी जॉब के बारे में सोच ही नहीं। दृष्टि इसी उधेड़बन में लगी हुई थी कि तभी उसके कानों पर एक आवाज़ आई। क्या हुआ मिस मेहता? लगता है आप मेरे सीईओ बनने से खुश नहीं हैं। यह सब बोलते हुए अनय दृष्टि की तरफ देख रहा था, स्माइल कर रहा था, जैसे कि वह उसके डर के मज़े ले रहा हो। उस वक्त मिस्टर गौतम भी अनय के साथ खड़े थे। दृष्टि खुद को रिलैक्स करते हुए बोली, न न न नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। अनय उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोला, वो तो आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप कितनी खुश हैं। यह सुनकर दृष्टि अनय की तरफ देखने लगी। अनय के डैड मिस्टर रजावत दृष्टि की तरफ तारीफ करते हुए बोले, माय फेवरेट एम्प्लॉयज़ अपने वर्क को लेकर बहुत ही डेडिकेटिव और हार्ड वर्किंग है। यू वुड लाइक टू वर्क विद हर। अनय दृष्टि की तरफ स्माइल करते हुए बोला, आई सी, या शो डैड, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके साथ काम करने में बहुत मज़ा आने वाला है। क्यों मिस मेहता? दृष्टि अपने फेस पर ज़बरदस्ती की स्माइल लाते हुए बोली, जी 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 सर। अनय दृष्टि के मज़े लेते हुए बोला, मिस मेहता क्या हुआ? आप कुछ घबराई हुई सी लग रही हैं। मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है, मैं तुरंत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। दृष्टि अपने फेस पर फेक स्माइल जारी रखते हुए बोली, नो नो, इट्स ओके सर, मैं तो बस यूं ही, एवरीथिंग इज ऑल राइट। दृष्टि को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह अपनी हाथ बढ़ा देती है। अनय भी अपना हाथ बढ़ाकर दृष्टि से हैंडशेक कर लेता है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। अनय ने जैसे ही दृष्टि के हाथों को छुआ, वह उसके सॉफ्टनेस को एहसास में खो गया, क्योंकि उसके हाथ रुई की तरह मुलायम थे। उसने हैंडशेक करने के बाद अनय बाकी एम्प्लॉयज़ के पास गया। सभी मैनेजर्स ने उसे बधाई दी। मिस्टर रजावत एक और अनाउंसमेंट करने के लिए स्टेज गए। मैंने कल शाम अपने रिटायरमेंट और अपने बेटे के न्यू जर्नी की खुशी में एक पार्टी रखी है, जिसमें आप सब इनवाइटेड हैं। सबने मिस्टर रजावत के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बजाईं। दृष्टि तो अभी भी शॉक में थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अनय उसका नया बॉस है। वह तो बस काम करते हुए खुद को और अनय को इमेजिन करने लगी, जिसमें अनय उसकी क्लास लगा रहा था। तभी दृष्टि अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, अच्छा हुआ मैं गौतम सर की पीए नहीं थी, वरना मेरा सुख चैन सब चला गया होता। आज के बाद से एक बार फिर अनय का ख्याल आया, नहीं नहीं, मुझे उनसे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा वो राक्षस है जो मुझे खा जाएंगे। ये सब वह बड़बड़ाई ही जा रही थी कि तभी अनय उसके पास आकर बोला, कौन किसे खाने वाला है मिस दृष्टि? अनय की आवाज़ सुनकर दृष्टि अचानक से होश में आई। वह मन ही मन बोली, इन्हें तो अभी ही आना था। अनय उसके चेहरे पर आ रहे बालों को, लटों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप डरी हुई हैं? क्या आपको इस ऑफिस को छोड़कर जाने का डर सता रहा है? दृष्टि तो अनय की तरफ देखती ही रह गई, क्योंकि उसने उसके मन की तो बात ही कह दी थी। दृष्टि अपने आप को रिलैक्स करते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं, मुझे डर वर कुछ नहीं लग रहा। पर उसका फेस एक्सप्रेशन उसकी बातों को सपोर्ट नहीं कर रहा था। अनय उसके करीब रहकर ही बोला, वैसे डैड ने कहा कि आप उनकी फेवरेट एम्प्लॉयज़ हैं। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आप में ऐसी क्या क्या खासियत है। सी यू इन द पार्टी टुमारो। दृष्टि ने बस हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि जब से उसे पता चला था कि अनय उसका बॉस है, तब से उसका सामना करने में वह घबरा रही थी। यक्षित का घर, यक्षित का रूम। यक्षित अभी भी अपनी भावीन आंखों से अनिल जी की तरफ देख रहा था। कमरे में एक गहरी शांति छाई हुई थी। अनिल जी आहिस्ते से अपने हाथों को यक्षित के सिर पर फेरते हुए बोले,
अपनी मॉम की याद आ रही है। यक्षित की आंखें हल्की सी नम हो गई, पर उसने यह अनिल जी के सामने जाहिर नहीं किया। अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा तुम जानना चाहते हो कि मैं आज तक तुम्हारा बाप अचानक तुमसे मिलने क्यों आ गया? यक्षित सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखने लगा। अनिल जी अपनी बातें जारी रखते हुए बोले, आज एक पिता अपने बेटे से सालों पहले की गलती के लिए माफ़ी मांगने आया है। बेटा क्या तुम अपने डैड को माफ़ कर पाओगे? यक्षित के भावहीन चेहरे के साथ अपनी भरी आंखों से अनिल जी की तरफ देखा और उसके गले लग गया। अनिल जी की भी आंखों में आंसू आ गए। आज उन्हें यक्षित को गले लगाकर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। बेटे का यह रिश्ता तो सालों पहले किसी वजह से खटास पड़ गया था, आज फिर से दोनों मिल रहे थे, वो भी सालों बाद। तो आंसुओं तो की बौछार तो आनी ही थी। यक्षित अनिल जी के सीने से लगते हुए बोला, डैड इतने सालों में मैंने आपको बहुत मिस किया। थैंक गॉड कि आप मुझे वापस मिल गए। मैं आज बहुत खुश हूँ। अनिल जी यक्षित की पीठ पर सहलाते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चे। अपनी बेटी और वाइफ के खोने के गम में मैं यह भूल ही गया था कि मेरे बच्चे ने भी तो अपनी माँ और अपनी प्यारी बहन को खोया है। पर आज मुझे मेरी गलती का एहसास है बेटा। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने चाहता हूँ और तुम्हारे साथ उन सारे पलों को जीना चाहता हूँ जो कई सालों से बेरंग पड़े थे। आई लव यू डैड। अनिल जी यक्षित के माथे को चूमते हुए बोले, आई लव यू टू माई सन। वन्या उनके बगल में खड़ी होकर दोनों को ऐसे देख रहे स्माइल कर रही थी। उन्हें साथ देखकर वन्या की आंखें भी गीली हो गई थीं। जब अनिल जी की नज़र वन्या पर पड़ी तो वो उसे अपने पास बुलाकर उसे बिठाते हैं और उसके सर पर सहलाते हुए बोले, आज अगर सालों बाद मैं अपने बिछड़े बेटे से मिल पाया तो इसके पीछे मेरी बेटी वन्या है। थैंक यू सो मच बेटा। तुमने ना ही मेरी युविका को मेरी ज़िंदगी में वापस लाया बल्कि मेरे जिगर के टुकड़े से भी मुझे बिला दिया। मालविका जी और युविका की मौत से पहले यक्षित और अनिल जी का रिश्ता बहुत गहरा था, पर उस दिन के बाद से दोनों में खटास आ गई थी। अनिल जी का उस बेटा ना मानने जाने पर यक्षित को अनिल जी की हमेशा फिक्र रहती थी और ये बात अनिल जी जानते थे। वन्या अनिल जी के सीने से लग जाती है और बोलती है, डैडी मुझे आज आप दोनों के साथ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा ये मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। अनिल जी प्यार से वन्या के सिर सहलाने लगे। तभी उन्हें वेदांश का ख्याल आया और वे पूछे, बेटा वेद? वन्या अनिल जी की तरफ स्माइल करते हुए बोली, डोंट वरी डैडी, आपका वेद बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। वो सब तो बस आपको एहसास दिलाने के लिए किया था। अनिल जी ने वन्या का सिर सहलाते हुए उसे ब्लेसिंग्स दी और कमरे से बाहर चले गए। वन्या डोर लॉक करने के लिए उठी और जब वह वापस मुड़ने ही वाली थी तभी पीछे से किसी ने उसे कसकर हक कर लिया। वह और कोई नहीं यक्षित ही था। उसने वन्या को कमर के चारों तरफ अपना हाथ लपेट लिया और अपने चेहरे को उसके कंधे पर रख कर आंखें बंद करके खड़ा हो गया। इस वक्त यक्षित बहुत ही इमोशनल फील कर रहा था। उसकी पकड़ से ही वन्या समझ पा रही थी कि इस वक्त वह कैसा महसूस कर रहा है। वन्या ने यक्षित के हाथ के ऊपर से अपना हाथ रख दिया और पीछे ही पलटने को हुई कि उसके माथे को चूम लिया। यक्षित अभी भी वन्या को थामे हुए था। थोड़ी देर बाद यक्षित वन्या से अलग हुआ। वन्या ने जब यक्षित की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। आज पहली बार वन्या ने उसकी आंखों में आंसू देखे थे। जब उसने यक्षित को उस दिन बेरहमी से किसी को गला रेंगते हुए देखा था तब उसे लगा था कि इस इंसान के सीने में दिल नहीं है, पर आज की कहानी बिल्कुल अलग थी। यक्षित आज सालों बाद अपने डैड से मिल रहा था, उस डैड से जिसने उसे कभी खुद से ज़्यादा प्यार किया था। इसलिए यक्षित आज इमोशनल हो गया था। उसे इस तरह देखकर वन्या की आंखें भी भर आईं। वो यक्षित के फेस को अपने हाथों में लेकर उसके आंसुओं को आहिस्ते से पोंछ लेती है और बड़े ही प्यार से उसके होठों को अपने होठों पर रखकर उसे किस करने लगती है। वन्या अपने इस किस से यक्षित को कंफर्ट कराना चाहती थी। यक्षित ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वन्या की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे किस करने लगा।
दोनों थोड़ी देर में एक दूसरे को किस करने के बाद अलग होते हैं। वन्या अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए यक्षित को अपने सीने से लगा लेती है। यक्षित एक बार फिर उसके सीने से लिपट जाता है। थोड़ी देर बाद यक्षित उसके अलग होता है। वह वन्या से को लेकर बेड पर बैठा देता है और खुद घुटने के बल नीचे बैठ जाता है। वह वन्या की तरफ देखते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, आज तुमने मुझे एक बार और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। पहले तुमने मेरे बेटे को अपना बेटा मानकर उसे अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया और अब तुमने मेरे सालों पहले बिछड़े डैड से मुझे मिला दिया। थैंक यू सो मच। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। तुमसे शादी करने का डिसीज़न मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीज़न था। वन्या यक्षित के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों आज फिर से एक हो गए। यक्षित वन्या के कमर के चारों तरफ अपने हाथ लपेटकर उसके सीने से अपना चेहरा छिपा लेता है और उसे कसकर हग कर लेता है। वन्या भी यक्षित को गले लगाकर उसके सिर को सहलाते हुए उसे चूम लेती है। थोड़ी देर बाद यक्षित उससे अलग होता है और बोलता है, आज ही के दिन कुछ सालों पहले मैंने अपनी मॉम और बहन को खोया था। ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे काला दिन है। मैं चाहकर भी आज के दिन के यादों को अपने माइंड से हटा नहीं पाया। मॉम मेरे दिल के बेहद करीब थी। युविका से मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। उन दोनों का अचानक से मेरी लाइफ में चले जाना मेरे लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। उस वक्त मेरी हालत कैसी थी मैं बता नहीं सकता। डैड मुझसे दूर हो गए थे और अपनी लाइफ में मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। ये सब कहते हुए यक्षित की आंखों में आंसू भर आए, पर चेहरे पर पूरी तरह से भावहीन था। आज यक्षित पहली बार किसी से अपनी तकलीफ़ें शेयर कर रहा था, जो सालों पहले उसने दिल के किसी कोने में दफन थे। आज वे सारे दर्द, सारी तकलीफ़ें जो यक्षित ने अकेले सहे थे, उसे वन्या के साथ बांट रहा था। वन्या युवान से पहले ही जान चुकी थी कि यक्षित अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को किसी के साथ बांटता नहीं है और वह उन्हें अपने दिल में दबाकर रखने वाला इंसान था। पर आज जब वह पहली बार उससे अपनी तकलीफ़ें बांट रहा था, तो इसका मतलब ये था कि वह वन्या ज़रूरी उसकी लाइफ में कुछ तो मायने रखती होगी, जिस वजह से वह आज उसे अपने दर्द, जो उसने आज तक किसी से नहीं कहे थे, और उसे बांट रहा था। वन्या यक्षित की तरफ झुककर उसके आंसुओं को पोंछते हुए उसके माथे को चूम लेती है और बोलती है, यक्षित, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपको एक हार्टलेस समझती थी। मैं ये समझती थी कि आप बस लोगों के खून बहाना ही जानते हैं, पर आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपको गलत समझा और आपको मेरे गैर जिम्मेदार कहने की भूल कर बैठी। मैं अब समझ चुकी हूँ कि आप एक बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट फादर, बेस्ट सन, बेस्ट पोते और बेस्ट बॉस है। यक्षित वन्या की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे भी माफ़ कर दो। मैं उस दिन गुस्से में तुम पर कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर बैठा। ये कहते हुए यक्षित ऊपर उठकर बेड पर बैठ गया और वन्या की तरफ देखते हुए उसकी गोद में अपना सिर रख देता है और वन्या से कहता है, थोड़ी देर तक मुझे तुम्हारी गोद में सोना है। वन्या स्माइल करती है और यक्षित के सिर को सहलाने लगती है। यक्षित अपने हाथों को वन्या की कमर पर लपेटकर किसी छोटे बच्चे की तरह उसके पेट से अपना मुंह घुसा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वन्या स्माइल करती है और उसके सिर पर प्यार से सहलाते हुए झुककर उसके सिर को चूम लेती है। थोड़ी देर बाद जब वन्या को एहसास ही होता है कि यक्षित सो चुका है, तो वह उसके सिर को चूमते हुए आहिस्ते से बोलती है, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस हैंडसम डेविल से प्यार करने लगूंगी। थैंक यू सो मच यक्षित कि आप मेरी लाइफ में आए। ये कहते हुए वह यक्षित के सर को सहला ही रही होती है कि तभी उसका प्यारा बेबी नींद में जागकर अपने छोटे छोटे कदमों से चहकते हुए दैती दैती पुकारता है और अंदर आ जाता है। अंदर का नज़ारा देखकर वहीं ठहर जाता है। वन्या अपने होठों पर उंगली रखकर वेद को श्श बोलकर चुप रहने का इशारा करती है। उसका एक हाथ अभी भी यक्षित के सर को सहला रहा होता है।
वे देख पा रहा था कि आज उसके डैडी बिल्कुल उसी की तरह अपनी उसकी मम्मा की गोद में सो रहे थे। वे चुपचाप बिना आवाज़ किए आहिस्ते से बेड पर चढ़ जाता है और वन्या की तरफ बढ़ते हुए उसके गले में अपने छोटे छोटे हाथ डाल देता है। उसकी इस क्यूटनेस पर वन्या आहिस्ते से उसके होठों को चूम लेती है। वेद फुसफुसाते हुए बोला, मम्मा डैडी चो रही हैं। वन्या भी फुसफुसाते हुए बोली, हाँ मेरे बच्चे, आपके डैडी सो रहे हैं, इसलिए नो डिस्टर्बेंस, ओके। वेद किसी अच्छे बच्चे की तरह अपने छोटे छोटे होठों में उंगलियां रख कर बोला, ओके मम्मा। फिर वह अपने डैडी के बगल में बैठकर अपने प्यारे प्यारे होठों से यक्षित के सिर को चूम लेता है और अपनी मम्मा के साथ अपने डैडी के सिर को सहलाता है। दोनों बाप बेटे को इस तरह देखकर वन्या का उन पर बहुत प्यार आ रहा था। यक्षित को देखते देखते जब वेद की पलकें भी भारी होने लगी तो वन्या भी उसे वहीं लिटा देती है और उसे एक ब्लैंकेट से कवर कर देती है। दोनों बाप बेटे सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे। यक्षित की पकड़ वन्या की कमर पर कसी हुई थी, इसलिए वन्या उसी पोजीशन में बैठी रही, पर वह खुद भी उठकर नहीं जाना चाहती थी। यक्षित को उसे इस तरह से पकड़ने से वन्या को भी एक सुकून मिल रहा था, इसलिए जब तक यक्षित उठा नहीं गया तब तक वन्या उसके सिर को यूं ही सहलाती रही। लगभग 1-1.5 घंटे बाद यक्षित की आंखें खुली तो उसने सबसे पहले वन्या को देखा। फिर उसने बगल में देखा जहाँ उसका बेटा बेबी सो रहा था। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम अभी भी वैसे ही बैठी हो, और वेद कब आया? वन्या स्माइल करते हुए बोली, आप सोते हुए इतने क्यूट लग रहे थे कि मुझे मन ही नहीं हुआ आपको जगा देने का। फिर वेद की तरफ देखकर उसके सिर को सहलाते हुए बोली, आप जब हमारे बेबी की मम्मा की गोद में बेबी बनकर सो रहे थे तभी वह हमारे कमरे में आ गया था। यक्षित अभी भी वन्या की गोद में सिर रखकर उसके चेहरे की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था। वह वन्या के होठों की तरफ अपनी उंगली बढ़ाकर उसे खेलते हुए बोला, अच्छा तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? वह वन्या के होठों को खेलना जारी रखता है। वन्या एक हाथ से वेद के सिर को सहलाते हुए दूसरे हाथ से यक्षित की उंगलियों को जो उसके होठों से खेल रहे थे उन्हें हटाते हुए बोली, मैंने कहा ना आप सोते हुए बहुत क्यूट लग रहे थे, इसलिए आपको नहीं जगाया और मैं वैसी बैठी रही। पता है आपको बेबी अपने डैडी को सोते देख क्या बोल रहा था? यक्षित क्यूरियस होकर वन्या की तरफ देखने लगा। वन्या वेद की क्यूट हरकतें यक्षित को बताने लगी। ये बताते हुए वन्या बहुत ही प्यारी लग रही थी। यक्षित से रहा नहीं गया और वह झट से उठकर वन्या के नेक को पकड़कर उसके होठों को अपने होठों से बीच दबाकर उसे किस करने लगा। वन्या तो उसके अचानक किस करने से शॉक्ड ही रह गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आया और जब तक समझ आता यक्षित उसके होठों पर टूट पड़ा था। यक्षित वन्या को इस तरह से किस कर रहा था जैसे वह बहुत देर से उसे किस करने के लिए तड़प रहा हो। वन्या लगातार उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वह उसे किस करना ना चाह रही हो, क्योंकि अभी उनका बेबी उनके बगल में सो रहा था और वह कभी भी जाग सकता था, इसलिए वन्या यक्षित को खुद से दूर कर रही थी। पर वन्या जैसे ही उससे दूर होने की कोशिश करती यक्षित उसे और डीपली किस करने लग जाता। दोनों का रोमांस चल ही रहा था कि तभी वेद कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलता है और यह देखकर वन्या झट से यक्षित से दूर हो जाती है और उसे घूर कर देखने लगती है। पर यक्षित की शरारती स्माइल से लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वन्या उसे घूरते हुए सवालिया नज़रों से देखने लगती है। तभी यक्षित अपने प्लान के अंजाम देते हुए वेद को थपकी देकर फिर से सुला देता है और एक बार फिर वन्या के नेक को पकड़कर एक बार फिर उसके होठों को दबोच लेता है। उसे किस करते हुए यक्षित के हाथ वन्या की खुली कमर पर चले रहते। धीरे धीरे वन्या भी इस किस के बहकने लगी थी। अब उसने यक्षित की बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया था। उसे बस इस बात का डर था कि कहीं वे दोबारा उठ ना जाए, पर यक्षित वह तो जैसे वन्या में खो ही गया था। उसे किस करते करते यक्षित के हाथ वन्या की साड़ी के ब्लाउज के पर चले गए। वह पीछे से उसके हुक को खोल देता है, जिसका एहसास होते ही वन्या की आंखें बाहर आ जाती हैं। वह यक्षित के होठों पर बाइट कर देती है,
जिसके दर्द के कारण वह उससे अलग होता है। वन्या यक्षित के इशारे से वेद को देखने के लिए कहती है। तब जाकर यक्षित को अपनी गलती का एहसास होता है। वह वन्या की तरफ देखकर धीरे से सॉरी कहता है और उसे अपने सीने से लगाकर आहिस्ते से वन्या के ब्लाउज के हुक को बंद कर देता है। दोनों अपने क्यूट से बेबी को निहारने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वेद भी उठ जाता है। वह अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को मलते हुए आंखें खोलता है तो अपनी मॉम और डैडी को अपनी तरफ देख उसके गुलाबी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह अभी दोनों ऊपर बाहों वह अपनी दोनों बाहें ऊपर कर देता है, जिससे यक्षित उसे अपनी गोद में उठाकर दोनों के बीच कर लेता है। वेद स्माइल करते हुए अपनी अलसाई हुई प्यारी आवाज़ में बोलता है, डैडी, मम्मा, आप दोनों मुझे खिचड़ी दो ना। दोनों स्माइल करते हैं, जिससे वेद के फेस पर स्माइल आ जाती है। वे एक साथ वेद के दोनों गालों पर किस करने वाले ही थे, तभी वेद खिलखिलाता हुआ उठकर कमरे से बाहर चला जाता है, जिससे उसके मामा और डैडी के होठ आपस में मिल जाते हैं। पर वन्या चौंकते हुए जल्दी ही यक्षित से दूर हो जाती है। पर यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए शरारती स्माइल करने लगता है। यह देखकर वन्या उसके इरादों को भांपते हुए बोली, यक्षित नहीं। यक्षित उसके होठों की तरफ आस भरी निगाहों से देखते हुए बोला, जान प्लीज़। ये कहते हुए वह उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा, पर वन्या दोनों के होठों के बीच अपना हाथ रख देती है और यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, यक्षित, मैंने कहा नहीं। यक्षित बच्चे जैसी शक्ल बनाकर उसे देखता है और मुंह लटकाकर बोला, पाइफी, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। वन्या उसकी तरफ घूरते हुए बोली, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ। अब जाइए और जाकर फ्रेश हो जाइए। यूँ बच्चों की तरह जिद मत कीजिए आप। ये बोलते हुए वन्या यक्षित की पकड़ पर वॉशरूम की तरफ धकेल देती है। उसके वॉशरूम का डोर नॉक करते ही वन्या के फेस पर एक प्यारी स्माइल आ जाती है। वह डोर की तरफ देखते हुए बोली, अभी कभी कभी समझ नहीं आता कि आप वेद के डैडी हैं या वेद आपका। ये कहते हुए वह हंसने लगती है और नीचे सीढ़ियों से उतरकर किचन की तरफ चली जाती है। वह डिनर रेडी करती है और युवान के कमरे की तरफ चली जाती है। यक्षित फ्रेश होकर अपने बेडरूम के सोफे पर आराम से बैठ जाता है। तभी उसके फ़ोन पर अनय का कॉल आता है। वह कॉल पिक करता है। हेलो यारों, कैसे हो तुम सब? यारों, इट मीन्स विवेक भी कॉल पर है? यक्षित ने कंफर्म करके पूछा। यस कैप्टन, मैं भी यहीं पर मौजूद हूँ। दूसरी तरफ से विवेक का जवाब आया। बताओ कैसे कॉल किया? वो तो इस अनय ने कॉल किया है। मैं तो तब से पूछ रहा हूँ कि आखिर बात क्या है, पर यह है कि बताने में के लिए इस तरह शर्मा रहा है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। अनय अब आखिर बताना क्या चाहता है? पर अनय तो किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। यक्षित उसे वापस लौटाते हुए बोला, ओ रोमियो, कहीं तो किसी लड़की के ख्यालों में तो नहीं है? हैं? ना भाई मेरे। वेद भी उसका सपोर्ट करते हुए बोला, एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगता है। जब से ये क्या नाम है उसका, अरे वो वन्या भाभी की दोस्त, क्या नाम है उसका? यक्षित, दृष्टि। विवेक, हाँ, जब से वो मिस दृष्टि से मिला है ना, इसके दिल की घंटियां बजने लगी हैं। चलो अच्छा ही है। अब यक्षित के बाद तू भी घोड़ी चढ़ लेना भाई। तभी अनय बीच में बोल पड़ा, वो ज्योतिषी आचार्य, अपनी कुंडली मिलाना को थोड़ा साइड रखो। अगर बंदा कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब क्या तुम दोनों कुछ भी बोलोगे? विवेक, वो तो वक्त ही बताएगा। यक्षित अनय की टांग खींचते हुए बोला, अच्छा तो अब तुम हमसे बातें भी छिपाएगा? अब तो तू ये भी मानने से रहा कि दृष्टि ही एक ऐसी लड़की है जिससे तू सामने से जा भिड़ा, क्यों? अनय यक्षित की बातों को नकारते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझा तू? और मैं उस बंदरिया से क्यों भिड़ूं? वो है ही इतनी
इरिटेटिंग कि तुझे बातों में उस उकसा ही लेगी। मैं तो बस उसके अक्ल ठिकाने में लाना चाहता था। विवेक उसकी टांग खींचते हुए बोला, बेटा प्यार की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है, क्यों भाई यक्षित? अने विवेक की तरफ तोप घुमाते हुए बोला, अच्छा तुझे तो बड़ा एक्सपीरियंस है ना। वैसे मुझे भी कुछ सुनने को मिला है, तो बता तेरी रीता कैसी है? विवेक अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोला, कौन रीता ब्रो? विवेक को सोच में विवेक को सच में नहीं पता था कि ये रीता कौन है। अनय अपना छोटा अनय है। अच्छा बेटा मुझसे चालाकी करेगा? तू रीता को नहीं जानता? वही जो तेरे ऑफिस में न्यू ज्वाइनिंग है। विवेक अनय पर बिगड़ते हुए बोला, अच्छा मुझे तो इस रीता के बारे में आज भी पता नहीं, पर मानना पड़ेगा तुझे, मुझसे ज़्यादा मेरे ऑफिस की खबर तुझ पे है। अनय मुझे ध्यान से रखना है कि पड़ेगा कि ना, क्योंकि तू खुद से तो अपने लिए लड़की नहीं ढूंढ सकता, तो तेरा दोस्त होने के नाते मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो जाती, यक्षित दोनों को रोकते हुए बोला, अरे बस भी करो तुम दोनों। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तुम दोनों के पास भले ही काम ना हो, पर मुझे अभी काम करना है। सो प्लीज़ अनय जल्दी से बता कि तूने कॉल क्यों किया है। अनय, हाँ काम से याद आया अनय, डैडी ने कल अपने रिटायरमेंट की और मेरी कंपनी ज्वाइनिंग करने की खुशी में पार्टी रखी है, जिसमें तुम दोनों इनवाइटेड हो। और यक्षित अगर तुम भाभी के बिना आने की सोच रहा है तो पार्टी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यक्षित दांत पीसते बोला, अच्छा बेटा तो विवेक के लिए तू क्या कहना चाहेगा? अनय से पहले कुछ बोलता उससे पहले ही विवेक बोल पड़ा, खबरदार अगर तुम मेरी इनविटेशन कैंसिल की तो मैं तुझे सीधा ज़मीन में गाड़ दूंगा, फिर दृष्टि शादी से पहले ही विधवा हो जाएगी। विवेक की बात सुनकर यक्षित पेट फाड़कर हंसने लगा। अनय खा जाने वाली नज़रों से फ़ोन को घूरते हुए बोला, शट अप विवेक, तुझे दृष्टि के अलावा दूसरा कोई टॉपिक नज़र नहीं आता क्या बात करने को? विवेक उसे छेड़ते हुए बोला, ओह गॉड, यक्षित देख रहा है इसकी लेवल ऑफ जेलिसी। भाई अब हम अपनी होने वाली भाभी के बारे में बात भी नहीं कर सकते क्या? अने तुझे तो मैं पार्टी में बताता हूँ। वैसे तो तुम दोनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है, जिसे सुनकर तुम दोनों सच में मेरी नाक में दम कर दोगे। पर मुझे इससे क्या, मुझे भी तो अपना बदला निकालने का पूरा मौका मिलेगा। विवेक पूछने ही वाला था कि ऐसा क्या सरप्राइज़ है, पर इससे पहले ही अनय ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में सो गए। अगली सुबह यक्षित ऑफिस जाने से पहले वन्या से बोला, आज शाम को हम अनय के घर पार्टी में जा रहे हैं, सो तुम रेडी रहना। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, ओके पर पार्टी किस खुशी में रखी है? यक्षित, गौतम अंकल के रिटायरमेंट और अनय के न्यू बिगनिंग की शुरू में। वन्या ने हाँ में सिर हिलाया और यक्षित को ऑफिस से जल्दी घर आने को कहा। यक्षित के जाने बाद वन्या ने दृष्टि को कॉल किया। हेलो दृष्टि, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता। आज अनय के घर पार्टी है, उसके डैड की रिटायरमेंट की और उनकी कंपनी ज्वाइनिंग करने की खुशी में, तो तू भी मेरे साथ चल रही है, ओके? वन्या ने को ये पता नहीं था कि दृष्टि मिस्टर रजावत की कंपनी में काम करती है। उसके लिए भी वह सरप्राइज़ होने वाला था। दृष्टि खुद के बिगड़ते हुए बोली, मैं ये पार्टी में न जाने के बहाने ढूंढ रही हूँ, और एक तू है कि मुझे पार्टी में उस बदला पूरे के सामने ले जाना चाहती है। वन्या को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने दोबारा पूछा, कुछ कहा तुमने? दृष्टि बहाने बनाते हुए बोली, नहीं तो यार मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं पार्टी में आ पाऊंगी। दृष्टि बहाना बनाते हुए बोली, नहीं तो यार मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता मैं पार्टी में आ पाऊंगी। वन्या उसके झूठ को सूंघते हुए बोली, तुझे तो इससे अच्छा बहाना नहीं मिला क्या? मुझे नहीं पता कि तू पार्टी में क्यों नहीं आना चाहती, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि तू पार्टी में आ रही है, मतलब आ रही है। ये कहते हुए वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। वन्या, सुन तो,
पर तभी दृष्टि को पता लगता है कि वन्या कॉल डिस्कनेक्ट कर चुकी है। दृष्टि खुद से बोली, अब इसे कैसे बताऊं कि मैं उस जल्लाद के सामने नहीं जाना चाहती। मुझे पता है जब जब वो मुझे अपने सामने देखता है उन्हें खुजली होने लगती है और मेरे मुंह लगे बिना चैन नहीं आता। पर दृष्टि, अब तो वन्या मैडम ने भी अपना फैसला सुना दिया है और उन्हें ना करने का मतलब तो आप समझती हैं। ये सोचते हुए वो अपने क्लोजेट से एक आज की पार्टी के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने लगती है। दृष्टि के पास ज़्यादा पार्टी ड्रेस थी भी नहीं, क्योंकि ऐसे कम ही मौके आते थे जब वह किसी पार्टी में जाती थी। वह अपनी 2-4 ड्रेसेस को ही ड्रेसिंग मिरर के सामने अपने आप पर लगा कर देखती रहती है, पर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे सिलेक्ट करे। आखिर में वह उन ड्रेसेस को बेड पर ही फेंक देती है और चुपचाप वहीं बगल में बैठ जाती है। तभी उसके मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। वह कॉल पिक करती है और बिना कुछ सोचे समझे बोलती है, वन्या देख, मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कोई ढंग की ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ रही। और तू मुझे ये डिफरेंट नंबर से कॉल करना बंद कर, समझी। ये बोलते हुए वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और बेड पर अपना मोबाइल फेंक देती है। उसे सामने से कॉल करने वाला इंसान स्माइल करता है और बोलता है, ओह, तो चैटर बॉक्स को समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी ड्रेस पहने। अब इतनी छोटी सी चीज़ के लिए तुम पार्टी में ना हो, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए अने अपनी कार में बैठकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार एक लग्जरियस मॉल के सामने रुकी। वह विमेंस वेयर सेक्शन में गया। वहाँ एक रेड कलर की ड्रेस स्टैचू में लगी हुई थी, जो दिखने में ही एकदम महंगी और ब्रांडेड लग रही थी। उसने पहले तो दृष्टि का ड्रेस में इमेजिन किया और फिर उसे ले लिया। दूसरी तरफ वन्या शाम के 5 बजे ये यक्षित का वेट कर रही थी, पर वह किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंसा गया था, इसलिए उसे आने में देर हो रही थी। धीरे धीरे हर बढ़ते वक्त के साथ वन्या का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने यक्षित को कॉल करने का भी ट्राई किया, पर फ़ोन साइलेंट में होने की वजह से वह कॉल पिक नहीं कर रहा था। दृष्टि जब अपने अपार्टमेंट में बैठी हुई थी तब एक पार्सल उसे अपने डोर पर मिला। पार्सल वाले ने उसे पार्सल दे दिया और बिना कुछ कहे चला गया। दृष्टि के हाथों में एक ब्यूटीफुल सा बॉक्स था। उसने उसे खोला तो पाया कि उसके अंदर एक बेहद ही खूबसूरत रेड ड्रेस है। उसने अंदर एक नोट भी था जिसमें लिखा था, मैं नहीं चाहता कि तुम ड्रेस की वजह से ये पार्टी कैंसिल कर दो, सो दिस इज़ फॉर यू। इसे पहनो और पार्टी में आओ। मैं कौन हूँ ये तुम्हें पार्टी में पता चल जाएगा। यह मैसेज देखकर दृष्टि सोच में पड़ गई कि आखिर कौन हो सकता है। फिर उसके फेस पर स्माइल आ गई, क्योंकि ड्रेस बहुत प्यारी थी। दृष्टि को लगा कि शायद यह समर की होगी। उसने ज़्यादा नहीं सोचा और ड्रेस पहनकर तैयार होने लगी। दूसरी तरफ यक्षित जब ऑफिस से वापस आया और अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि वन्या मुंह फुलाकर बेड पर बैठी हुई है। यक्षित अपना लैपटॉप बैग साइड में रखता है और जैसे ही वन्या के पास गया, वन्या उसे दूर जाने लगी, पर इससे पहले कि यक्षित ने उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। वन्या गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। यह देखकर यक्षित बोला, अब बताओगे भी कि क्या हुआ है। पहले तो वन्या उसे इग्नोर करती है, फिर यक्षित की तरफ घूरकर देखते हुए बोली, आप बोल रहे हैं कि क्या हुआ। पहले टाइम देखिए। यक्षित ने टाइम देखा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वन्या उसके क्यों नाराज़ है। वन्या उसके गोद में से उठते हुए बोली, याद आ गया या अभी भी बताने की ज़रूरत है। यक्षित उसे दोबारा अपनी गोद में बिठाकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बेबी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में फंस गया था इसलिए लेट हो गया, पर अब मैं आ गया हूँ। वन्या यक्षित की तरफ घूरते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं, इसलिए आप रेडी होकर अकेले चले जाना। यक्षित उसे दोबारा अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देता हूँ। ये कहते हुए यक्षित क्लोजेट रूम में एक ब्लैक ड्रेस जिसमें डायमंड वर्क किया हुआ था निकाल कर वन्या को दे देता है। दोनों रेडी होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वन्या रेडी होकर बाहर आती है। बालों को उसने खूबसूरत बन बनाया हुआ था। बालों की एक लट उसने निकाल रखी थी जो उसके लुक को और निखार रही थी।
कानों में डायमंड ईयरिंग्स और गले में डायमंड नेकलेस, हाथों में एक डायमंड ब्रासलेट और एक उंगली में रिंग पहनी हुई थी। चेहरे पे बहुत ही लाइट मेकअप और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई थी। यह ड्रेस वन्या के फिगर को और भी अट्रैक्टिव बना रही थी। यक्षित तो उसे देखकर पलकें झपकाना ही भूल गया था। वन्या ने एक नज़र यक्षित को देखा और फिर अपने रूम से बाहर जाने लगी। यक्षित अपने ख्यालों से बाहर आते हुए वह भी जल्दी से बाहर जाने लगा। आज एक बार फिर युवान, आस्तिक, भाविक, एकांत, ध्रुव सब अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर वन्या को सीढ़ी से नीचे उतरते हुए देख रहे थे। यक्षित जानबूझकर आज वन्या की एक बाह को पकड़े हुए था और सबको अपनी तीखी नज़रों से देख घूर रहा था। वन्या यक्षित के साथ जैसे ही नीचे आई, युवान उसके पास आ गया और यक्षित को वन्या से दूर करते हुए उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यक्षित घूर कर युवान को देखने लगता है। इसने में भी बाकी बॉस भी आ जाते हैं वन्या को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। यक्षित उन सबको घूर रहा था। फिर एक झटके से वन्या को अपने करीब करके कार की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर में वे रजावत मैंशन पहुंच जाते हैं। विवेक भी थोड़ी देर में हाजिर हो जाता है। तीनों बेस्ट फ्रेंड्स एक बार फिर रीयूनियन होते हैं। विवेक की नज़र वन्या पर जाती है जो कि युवान के साथ खड़ी थी और विवेक की नज़र वन्या पर जाती है जो युवान के साथ बातें करने में बिजी थी। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, भाभी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। क्यों अनय? पर अनय की निगाहें तो कहीं और थी। वह एकटक दृष्टि को ही देख रहा था जो अभी अभी रजावत मैंशन में एंटर हुई थी। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अनय की निगाहें उस पर ठहर सी गईं। अनय ने जवाब में ना देख विनय उसकी तरफ देखता है और यक्षित की तरफ देखकर स्माइल पास कर बोला, मैंने तो पहले ही कहा था ना कि अपने मुंडे को किसी कुड़ी से प्यार हो गया। विवेक की बातें सुनकर अनय होश में आया और उसकी तरफ घूर कर देखते लगा। विवेक उसकी खिंचाई करते हुए बोला, लगता है अनय बड़ी देर से किसी का इंतज़ार कर रहा था। अनय को भी पता नहीं था क्योंकि वह दृष्टि का वेट कर रहा था। यह देखना चाहता था कि वह उसके दिए ड्रेस में कैसी लग रही होगी। दृष्टि ने वन्या और युवान को देखा तो वह दोनों के पास आ गई। इतने में ही यक्षित, अनय और विवेक भी उनकी तरफ जाने लगे। वन्या दृष्टि को तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। क्यों इतना नाटक कर रही थी पार्टी में ना आने के लिए? वन्या ने यह एकदम से कहा दिया। अनय वहीं खड़ा था। यह सुनकर उसे तो मौका मिल गया दृष्टि को छेड़ने का। दृष्टि वन्या की तरफ घूर कर देखने लगी और मन ही मन बोली, पागल लड़की, कम से कम देख तो लेती कि किसके सामने बोल रही है। अनय वन्या की तरफ देखते हुए बोला, भाभी क्या कहा आपने? दृष्टि पार्टी में ना आने के लिए नाटक कर रही थी। वन्या उसकी शिकायतें लगाते हुए बोली, और नहीं तो क्या। आपको पता है वैसे तो ये मेरे साथ ज़्यादा नानुकुर तो नहीं करती, पर पता नहीं आज पार्टी में ना आने की बहुत बहाने बना रही थी। दृष्टि मन ही मन वन्या को भर भर कर गालियाँ दे रही थी। वह इशारे में उसे समझाने लगी, पागल लड़की, तो थोड़ी देर के लिए अपने जबान पे लगाम ले नहीं लगा सकती? लगा थोड़ी देर को जबान पे लगाम। तू क्या बोली जा रही है? अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, आई सी, और दृष्टि उससे नजर चुराने लगी। तभी विवेक का ध्यान दृष्टि की ड्रेस पर गया। वह अनय को टीस करते हुए बोला, अनय, दृष्टि की ड्रेस बिल्कुल तेरी खरीदी उस रेड ड्रेस की तरह लग रही है ना? अनय विवेक को घूरते हुए मन ही मन बोला, इसे कैसे पता चला कि मैंने दृष्टि के लिए ड्रेस खरीदी है? दृष्टि भी चौंक गई। अब उसे समझ आया कि अननोन नंबर से कॉल करने वाला वह इंसान और कोई नहीं, अनय ही था, जिससे उसने वन्या समझकर डांट दिया था। उसे अपने कहे वही वर्ड्स याद आने लगे। उसने अनय को वन्या समझकर ये कहा था कि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है, इसलिए वह नहीं आ रही।
वे सब बातें कर ही रही थी कि तभी गौतम जी वहां आ गए। वन्या आज पहली बार गौतम जी से मिलने वाली थी। यक्षित वन्या को गौतम अंकल से इंट्रोड्यूस कराता है। वन्या, ये गौतम अंकल है, अने के डैड। अंकल, ये मेरी वाइफ वन्या। वन्या गौतम जी की ब्लेसिंग्स लेती है। फिर सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। वन्या दृष्टि को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ? तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? दृष्टि एक नज़र घूरकर वन्या को देखती है और बोलती है, तेरी वजह से। वन्या सवाली नज़रों से दृष्टि को देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया। यह देखकर दृष्टि बोली, क्या ज़रूरत थी अनय के सामने गला फाड़ने की? मैं तो बस सच बता रही थी। इसमें ऐसा क्या हो गया कि तू मुझे कुछ बताने वाली है? चल बता अब। मैं यही बताना चाहती थी कि गौतम अंकल ही मेरे बॉस हैं, जिनका कल रिटायरमेंट हो गया। इतना कहकर दृष्टि रुक गई और वन्या कुछ सोचते हुए दृष्टि की तरफ देखकर बोली, ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अनय तेरा बॉस है, नया बॉस? दृष्टि ने मुंह लटकाते हुए हाँ में सिर हिला दिया और वन्या बोली, तो इसका मतलब ये है कि अब तुझे अपने सारे कर्मकांड याद आ रहे होंगे जो तूने अनय के साथ किए। और जैसा कि अब अनय तेरा बॉस है, तो तुझे लग रहा होगा कि अनय तुझसे सारा बदला अपने ऑफिस में निकालेगा और हो सके तो वो तुझे जॉब से भी निकाल दे, है ना? दृष्टि वन्या की तरफ देखते हुए बोली, मैं एग्जैक्टली यही सोच रही हूँ। तो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। अनय बहुत अच्छे इंसान हैं, वो अपना बदला इस तरह नहीं निकालेंगे। वैसे भी जब तू पार्टी हॉल में एंटर हुई थी तो अनय की निगाहें तुम पर ही थी। ये तीन बेस्टीज को देख रही थी। विवेक अनय को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर अनय था कि तुझ पर से नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। दृष्टि वन्या की तरफ देखते हुए बोली, कुछ भी। वन्या, अगर तुझे भरोसा ना हो तो तू अनय से कंफर्म कर सकती है। ये कहते हुए वन्या हंसने लगी। दृष्टि एक नज़र घूरकर वन्या की तरफ देखते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंजॉय करने लगे। दूसरी तरफ अनय, विवेक और यक्षित वाइन पी रहे थे और एक एक कर एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे। युवान और बाकी बॉयज़ भी ड्रिंक करने में लगे हुए थे, लेकिन वे दूसरी तरफ थे। यक्षित और बाकी दोनों एक तरफ थे। दृष्टि और वन्या भी एक तरफ थी। यक्षित वाइन पीते हुए बोला, तो कुछ सरप्राइज़ देने वाला था। अनय भी वाइन पीते हुए बोला, मैं तुम लोगों को ये बताने वाला था कि वन्या भाभी की बेस्टी यानी कि चैटर बॉक्स दृष्टि मेरे ऑफिस में काम करती है। ये सुनते ही यक्षित और विवेक दोनों स्माइल करते लगे। टू बी कंटिन्यूड। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। प्लीज़